हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से होने वाली परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर 16-17 अप्रैल को होने वाली है। उसके लिए सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं और ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और जो हमारा पहला प्रश्न है, सर्वेक्षण अनुसंधान में प्रश्न की सामग्री से स्वतंत्र पूर्वानुमानित तरीकों से सर्वेक्षण के अनुसंधान में प्रश्न की सामग्री से स्वतंत्र पूर्वानुमानित तरीकों से उत्तर देने की प्रतिवादी की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। कौन? तो प्रतिक्रिया पूर्वाग्रह। प्रतिक्रिया पूर्वाग्रह प्रतिवादियों की आत्म रिपोर्ट जैसे संरक्षित साक्षात्कार या सर्वेक्षण से जुड़े अनुसंधान में प्रचलित है। प्रतिक्रिया पूर्वाग्रह सर्वेक्षण अनुसंधान प्रश्न की सामग्री से स्वतंत्र और पूर्वानुमानित तरीके से उत्तर देने की प्रतिवादी की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। प्रतिक्रिया पूर्वाग्रह प्रश्नावली या सर्वेक्षण की वैधता पर क्या डालता है? प्रभाव डालता है। तो जो हमारा आंसर सही होगा प्रतिक्रिया पूर्वाग्रह। अगला प्रश्न है, जब जलाशय में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? जब जलाशय में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, उसे अल्पपोषी कहा जाता है। जब जलाशय में पोषक तत्वों यानी सोडियम फास्फोरस जैसे तत्वों की कमी हो जाती है तो उसे हम अल्पपोषी कहते हैं। किसी जलाशय में पोषक तत्वों से समृद्ध करना सुपोषण कहलाता है और सुपोषण की प्रक्रिया में जलाशय में पौधों तथा शैवालों का विकास होता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक सफल हो सकता है। एक अध्यापक सफल हो सकता है यदि वह विद्यार्थियों को नागरिक बनाने में मदद करता है, विद्यार्थियों को विषय वस्तु से दूर कर देता है, ये तो नहीं होगा। विद्यार्थियों को परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के लिए तैयार करता है, ये भी नहीं होगा। विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से पेश करता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा कि एक अध्यापक सफल हो सकता है यदि वह विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से पेश कर लेता है। तो अगला प्रश्न है, प्रायोगिक अध्ययन पायलट स्टडी को किस अन्य रूप से भी जाना जाता है? प्रायोगिक अध्ययन या पायलट स्टडी को किस अन्य रूप से भी जाना जाता है? तो प्रायोगिक पायलट स्टडी को व्यवहार्यता अध्ययन के रूप के नाम से भी जाना जाता है। व्यवहार्यता अध्ययन के रूप में इसे जाना जाता है। देखिए, पायलट अध्ययन या पायलट परीक्षण एक छोटे पैमाने पर प्रारंभिक अध्ययन है जो व्यवहार्यता, अवधि, लागत एवं प्रतिकूल घटनाओं का मूल्यांकन करने के लिए आयोजित किया जाता है। तो प्रायोगिक अध्ययन को व्यवहार्यता अध्ययन के रूप में भी हम जानते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, वैज्ञानिक शोध, इसे कूट में देना है आंसर। तो वैज्ञानिक शोध है डाटा संचालित, अनुकृतिया, सत्यापनीय, व्यक्तिनिष्ठ। व्यक्तिनिष्ठ तो नहीं होगा, हमें सही उत्तर का इसमें चयन करना है। तो वैज्ञानिक शोध है कौन कौन? डाटा संचालित है, अनुकृतिया है, सत्यापनीय है, व्यक्तिनिष्ठ नहीं होगा। इसमें व्यक्तिनिष्ठ नहीं होता है, वैज्ञानिक शोध में वस्तुनिष्ठ होता है। तो ए बी सी हमारा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए बी सी सही है, डी नहीं होगा इसमें। देखिए, वैज्ञानिक शोध का तात्पर्य दुनिया के बारे में हमारी समझ का विस्तार करने तथा नया ज्ञान उत्पन्न करने के लिए प्राकृतिक घटनाओं, प्रक्रियाओं एवं अवधारणाओं का व्यवस्थित अन्वेषण, निरीक्षण तथा अध्ययन से है। हमें जानकारी है कि वैज्ञानिक अनुसंधान मानव ज्ञान को आगे बढ़ाने, समस्याओं को सुलझाने तथा तकनीकी नवाचार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैज्ञानिक शोधों की विशेषताओं में शामिल है, क्या क्या शामिल है? तो देखिए, डाटा संचालित, अनुकृतिया, सत्यापनीय, अनुभवजन्य, संचयी, अनुमानजन्य, परिकल्पनाएं इत्यादि सम्मिलित है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि सैंपलिंग कैसेस का आशय है। सैंपलिंग कैसेस का क्या आशय है? सैंपलिंग कैसेस का आशय क्या है? तो हमारा आंसर इसमें जो सही होगा, ऑप्शन डी, लोक समाचार पत्र, टेलीविजन कार्यक्रम इत्यादि की सैंपलिंग। सैंपलिंग केसेस का आशय है लोक समाचार पत्र, टेलीविजन कार्यक्रम इत्यादि की सैंपलिंग की प्रक्रिया से है जिसका उपयोग शोध योजना निर्माण आदि में किया जाता है। अगला प्रश्न है, जल शोधन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक शोधन है? जल शोधन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक शोधन है? तो देखिए, जो हमारा ऑप्शन इसमें सी होगा सही, स्कंदन होगा। जल शोधन प्रक्रिया में स्कंदन एक रासायनिक शोध प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के द्वारा जल में उपस्थित हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर दिया जाता है
और फिटकरी जो है, देखिए फिटकरी जो है वह स्कंदन का एक प्रमुख उदाहरण माना जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। स्कंदन जो है वह जल शोधन प्रक्रिया में रासायनिक शोधन है। अगला प्रश्न है, तापमान में वृद्धि के साथ जल निकाय में विघटित ऑक्सीजन का अंश। तापमान में वृद्धि के साथ जल निकाय में विघटित ऑक्सीजन का अंश घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है या तापमान परास के अनुसार बढ़ता या घटता है। तो हमारा आंसर सी होगा, उसमें घटता है। ऑप्शन ए सही होगा, घटता है। जब तापमान में वृद्धि होती है तब जल एवं ऑक्सीजन के मध्य रासायनिक बंध कमजोर होकर टूट जाते हैं, जिससे जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा घटती है। इससे जलीय जीवों के श्वसन हेतु आवश्यक ऑक्सीजन की मांग में वृद्धि हो जाती है। तो जल निकाय में विघटित ऑक्सीजन का अंश क्या होता है? घटता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए, आईपी एड्रेस का। आईपी एड्रेस का इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए आईपी एड्रेस का उपयोग किया जाता है और प्रत्येक कंप्यूटर की आईपी एड्रेस अलग अलग होती है। ओके। अगला प्रश्न है, गणना यंत्र अबेकस। गणना यंत्र अबेकस का आविष्कार किसने किया था? गणना यंत्र अबेकस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका या जापान के द्वारा? तो गणना यंत्र अबेकस का आविष्कार किया गया था चीन के द्वारा। अगला प्रश्न है, 8 किलोबाइट कितने बाइट्स के को दर्शाता है? 8 किलोबाइट कितने बाइट्स को दर्शाता है? तो देखिए, 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट। 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट। तो हम 8 किलोबाइट बराबर कितना होगा? तो 8 का हम 1024 से क्या करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 8192, 8192 बाइट्स, 8192 किलो बाइट्स होगा, बाइट्स होंगे 8 किलो बाइट में। 192 बाइट 8 किलो बाइट में। हमारा ऑप्शन डी सही होगा, 8192 बाइट्स को दर्शाता है 8 किलो बाइट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सीपीयू का भाग नहीं है? निम्न में से कौन सीपीयू का भाग नहीं है? तो सीपीयू का भाग नहीं है प्राइमरी स्टोरेज। सीपीयू का भाग नहीं है प्राइमरी स्टोरेज, जबकि रजिस्टर कंट्रोल यूनिट तथा एएलयू सीपीयू का ही भाग है। प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस में रैम और रोम है। जो प्राइमरी या प्राथमिक स्टोरेज है, ये डिवाइस में रैम और रोम शामिल है, जबकि सीडी, पेन ड्राइव इत्यादि द्वितीय स्टोरेज डिवाइस में शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा आपका कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से आसानी से जुड़ सकता है? निम्न में से किसके द्वारा आपका कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से आसानी से जुड़ सकता है? तो वो जुड़ सकता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के द्वारा। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के द्वारा जुड़ सकता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक सर्किट बोर्ड या कार्ड है जो कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने में प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय जनजातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम में रखना है। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ का सही क्रम जो होगा हमारा ऑप्शन सी होगा, गारो, खासी, जैंतिया, नागा। हमारा सही क्रम होगा। प्रायद्वीपीय पठार का एक विस्तृत भाग उत्तर पूर्व में भी विस्तारित है, जिससे स्थानीय तौर पर मेघालय या शिलांग के पठार के नाम से जाना जाता है। इसे कार्बी एंगलॉक का पठार भी कहते हैं। यहाँ 3 मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। पहले है गारो, पश्चिम में सबसे पश्चिम में है गारो, फिर खासी, जैंतिया। अनेक शिखरों के साथ ये पहाड़ियां पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हुई हैं, जिनमें शिलोंग शिखर और नोक्रेक शिखर महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन सी हमारा होगा, पूर्व पश्चिम से पूर्व सही क्रम है गारो, खासी, फिर जैंतिया, उसके बाद नागा। अगला प्रश्न है, किसने कहा कांग्रेस में भी पवित्र एक और वस्तु है और वह है? कांग्रेस में भी पवित्र एक और वस्तु है और वह है भारतीयों की स्वतंत्रता। किसने कहा था कि कांग्रेस से भी
पवित्र एक और वस्तु है, वह है भारतीयों की स्वतंत्रता। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कथन कहा गया था चित्तरंजन दास के द्वारा। इन्हें देश बंधु भी कहा जाता है। सीआर दास को, चित्तरंजन दास को देश बंधु भी कहा जाता है। इन्होंने कहा था कि कांग्रेस से भी पवित्र एक और वस्तु है और वह है भारतीयों की स्वतंत्रता। इन्हें देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य में शामिल है। भारत के संविधान अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य में शामिल है। तो देखिए, भारत सरकार, भारत की संसद, भारतीय राज क्षेत्र के भीतर स्थानीय अथवा सभी अन्य प्राधिकारी, उपयुक्त सभी। तो हमारा ऑप्शन सी होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य शामिल है और भारत सरकार एवं संसद, राज्य सरकार और विधानमंडल, भारतीय राज क्षेत्र के भीतर स्थानीय अथवा सभी अन्य प्राधिकारी आदि सब सम्मिलित हैं अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य में। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? भारतीय कृषि क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है भारतीय कृषि में। भारतीय कृषि क्षेत्र में मुख्यतः प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। प्रच्छन्न यानी छिपी हुई बेरोजगारी। ऐसा भूमि एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर आबादी के अधिक दबाव के कारण होता है। आबादी के अधिक दबाव के कारण होता है। तकनीकी विकास की कमी के कारण जनसंख्या का अधिकतर भाग कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों पर निर्भर रहता है। इसके कारण एक ही कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे रहते हैं, जिसे छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। यानी जहाँ 2 व्यक्तियों का काम है उसमें 3-4 व्यक्ति लगे रहते हैं, तो इसी को हम प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी के रूप से जाने जाते हैं, हम जानते हैं। तो हमारा ऑप्शन सही होगा कि कृषि क्षेत्र में जो बेरोजगारी पाई जाती है वह प्रच्छन्न बेरोजगारी है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद भारतवर्ष में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा की गई? स्वतंत्रता के बाद भारतवर्ष में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात की? तो एक बार भी नहीं, कभी नहीं। अभी तक भारत में वित्तीय आपात नहीं लगा है जब से हमें स्वतंत्रता मिली है। तो स्वतंत्रता के बाद से भारत में अब तक कभी भी वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई है। संविधान में आपात उपबंध का वर्णन भाग 18 में है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपात की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र को विफल हो जाने की दशा तथा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है, पर अभी तक हुई नहीं है कभी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र मथुरा जिले में। कहाँ है? तो मथुरा जिले में है। इको टूरिज्म स्पॉट की तर्ज पर इस केंद्र का विकास लगभग 2 हेक्टेयर भूमि पर किया गया है। यह प्रदेश का पहला मयूर संरक्षण केंद्र है। तो उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र मथुरा में है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन विद्रोह के नेता अल्लूरी सीताराम राजू थे? निम्नलिखित में से किस आंदोलन विद्रोह के नेता अल्लूरी सीताराम राजू थे? अल्लूरी सीताराम राजू थे किस विद्रोह के नेता? तो रंपा विद्रोह के। अल्लूरी सीताराम राजू रंपा विद्रोह जो कि होता है 1922 ईस्वी में के नेता थे। यह आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित रंपा क्षेत्र में हुआ था। 1922 में हुआ था रंपा विद्रोह, जिसके नेता थे अल्लू सीताराम राजू। अगला है, माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है? माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है? तो देखिए, हमारा जो इसमें आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, जन नियंत्रण। माल्थस पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 1798 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक, इनकी पुस्तक थी एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में एक ओर जनसंख्या की वृद्धि और जनसांख्यिक परिवर्तनों और दूसरी ओर सांस्कृतिक व आर्थिक परिवर्तनों का उल्लेख किया है। माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण हेतु विवाह स्थगित करने को प्रमुख निवारक माना है। विवाह स्थगित करने को क्या माना है? तो प्रमुख निवारक माना है। उन्होंने विवाह में देरी करके विवाह से पहले ब्रह्मचर्य का पालन करने तथा विवाह के पश्चात भी अधिकाधिक आत्मनियंत्रण रखकर अर्थात जन्म दर को कम करने के निरोधक
उपायों द्वारा जनसंख्या को किसी सीमा तक कम करने की संभावना को बतलाया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, जन्म नियंत्रण को इन्होंने माना है सर्वाधिक प्रभावी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो भाग 12। भाग 12 में वित्तीय संपत्ति, समुदाय और वाद है। और भाग 10 में क्या है? तो भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है। भाग 11 में है संघ और राज्यों के बीच संबंध। भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। तो अनुच्छेद 12 में क्या है? भाग 12 में क्या है? भाग 12 में है केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण। जिस व्यक्ति ने कहा था हुनोज दिल्ली दूरस्थ अभी दिल्ली दूर है, वह थे? तो किसके द्वारा कहा गया था हुनोज दिल्ली दूरस्थ? तो थे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था हुनोज दिल्ली दूरस्थ अभी दिल्ली दूर है। इन्होंने यह कथन सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक को जवाब देते हुए कहा था। सुल्तान का औलिया से मनमुटाव हो गया था, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 में हमें चयन करना है। तो देखिए इसमें कमीशन है और उसके गवर्नर जनरल या वायसराय है। तो सेटलर कमीशन का नेतृत्व किसने किया था? तो चेम्सफोर्ड ने, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने। इनके द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। हंटर कमीशन जो है ये संबंधित है, हंटर कमीशन का होगा आपका लॉर्ड रिपन। रैले कमीशन लॉर्ड कर्जन। और वुड डिस्पैच आता है लॉर्ड डलहौजी के रूप में के समय। वुड डिस्पैच आता है लॉर्ड डलहौजी के समय। तो हमारा ऑप्शन सी होगा 4132। ऑप्शन ए सी होगा 4132। देखिए 1917 में जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना समस्याओं के अध्ययन हेतु डॉक्टर एम सेडलर के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग में 2 भारतीय थे, डॉक्टर सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद, जो सैडलर कमीशन आया था। इसके बाद देखिए जो चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे चार्ल्स वुड, जो कि 1854 ईस्वी में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की थी चार्ल्स वुड ने, जिसे वुड डिस्पैच कहा गया है। और इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। वुड्स डिस्पैच लॉर्ड डलहौजी के समय भारत आए थे। वुड डिस्पैच जो है वह लॉर्ड डलहौजी के समय भारत आए थे। फिर वुड डिस्पैच द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा हेतु 1882 में लॉर्ड रिपन के समय सरकार द्वारा 8 सदस्यीय हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। वुड डिस्पैच की समीक्षा हेतु हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी 1882 में। उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड रिपन थे। इस आयोग के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा तक सीमित रखा गया था। इस आयोग को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित रखा गया था। उसके बाद देखिए जो रैले कमीशन है, ये कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के समय 1902 में सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी, जिसे रैले कमीशन कहा गया। तो हमारा आंसर सही होगा 4132 ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है चंद्रयान तृतीय चंद्रमा के किस भाग पर उतरा? चंद्रयान तृतीय चंद्रमा के किस भाग पे उतरा? तो वह दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरा था, दक्षिणी ध्रुव के निकट। चंद्रयान 3 जो है यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरा था। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। और 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 को लैंड कराया गया, जिस स्थान पर चंद्रयान 3 को लैंड कराया गया था उसे शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया। शिव शक्ति पॉइंट किसे कहा गया? जहां जिस स्थान से चंद्रयान 3 को लैंड कराया गया था उसे शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया था। तो चंद्रयान 3 चंद्रमा के किस भाग पर उतरा था? दक्षिणी ध्रुव पर। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 COP29 का आयोजन कहाँ किया गया? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 COP29 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया था
अजरबैजान, अजरबैजान में। वर्ष 2024 के COP29 संयुक्त राज्य जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन 11 से 22 नवंबर 2024 के मध्य अजरबैजान में आयोजित किया गया। अजरबैजान में आयोजित किया गया 11 से 22 नवंबर 2024 के मध्य। अगला प्रश्न है 17वें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? 17वें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? तो 17वें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 के मध्य पेरिस फ्रांस में किया गया। कहाँ किया गया? तो पेरिस फ्रांस में किया गया। इसका आदर्श वाक्य जो था वह था गेम्स वाइड ओपन। गेम्स वाइड ओपन। ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक का जो मुख्य वाक्य था गेम्स वाइड ओपन था। और सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक थे। कौन कौन थे? सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से क्या थे? तो ध्वजवाहक थे। तो पेरिस में 17वें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है कि भारत का 56वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? भारत का 56वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो भारत का 56वां बाघ अभ्यारण्य है छत्तीसगढ़ राज्य के स्थित गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य जो है यह भारत में 56वां बाघ अभ्यारण्य है। भारत का 56वां बाघ अभ्यारण्य है गुरु घासी तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य जो कि छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 को के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है? तो देखिए आगरा लखनऊ श्रेणी 1 के अंतर्गत है। हाँ देखिए ये सही है। गोरखपुर बरेली श्रेणी 2 के अंतर्गत आए हैं। रायबरेली में श्रेणी 3 के अंतर्गत है। भारत में सूरत को प्रथम रैंक मिली है। तो ये गलत होगा। सूरत को प्रथम रैंक मिली है जबकि आगरा को दूसरी। भारत में सूरत को प्रथम रैंक मिली है जबकि आगरा को दूसरी। तो सूरत को प्रथम रैंक मिली है। हाँ देखिए इसमें सूरत को प्रथम रैंक मिली लेकिन जो आगरा है आगरा को दूसरी रैंक नहीं मिली है बल्कि जबलपुर को दूसरी रैंक मिली है। आगरा को तीसरी रैंक मिली है इसलिए यह गलत हो जा रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। भारत में सूरत को प्रथम रैंक मिली है जबकि आगरा को तृतीय रैंक मिली है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। और जबलपुर को दूसरी रैंक मिली है। तो ये गलत कथन ही बताना था तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। स्वयं प्रभा चैनल 25 की थीम मानविकी और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु किसके द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है? स्वयं प्रभा चैनल 25 की थीम मानविकी और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु किसके द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है? तो यह उपलब्ध कराई जा रही है आपकी भारत सरकार के उपक्रम द्वारा IIT कानपुर के द्वारा IIT कानपुर के द्वारा स्वयं प्रभा चैनल 25 की थीम मानविकी और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु IIT कानपुर द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। स्वयं प्रभा शिक्षा मंत्रालय जो का भारत सरकार का एक उपक्रम है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।